नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियाँ इंडिया टाइडिंग्स पर। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रिमझिम। आज हम आपको सुनाएंगे हमारी टोली की लेखक डॉक्टर मधु भारद्वाज की लिखी कहानी गीता। मधु जी राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान में सहायक निदेशक रह चुकी हैं, साथ ही जानी मानी लेखिका भी हैं। इनकी साहित्य और काव्य से संबंधित 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। जानने वाली बात ये है कि इन्हें राजभाषा में योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो चलिए सुनते हैं इनकी लिखी कहानी गीता। आज छुट्टी का दिन था। शाम के एक प्रोग्राम का इनविटेशन आया हुआ था। शायद विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई फंक्शन था। एड्रेस देखा तो शिरोज करके कोई जगह थी, ताजमहल के पास। कितने दिन हो गए ना ताजमहल गए हुए। आज हो ही आती हूँ। शीशे में खुद को निहारते हुए, बालों को कंघी करते हुए मैं अपने आप से ही मन बातें कर रही थी। फंक्शन तो 6 बजे से है ना, उससे पहले थोड़ा वक्त मोहब्बत के साए में बिता लेंगे। मैं समय से पहले तैयार होकर निकल पड़ी। ड्राइवर को बोला, ताजमहल ले चलो। वो भी सोच रहा होगा आज मैडम को अकेले कहाँ जाने की सूझी। यूँ तो आगरा में मेरी पूरी जिंदगी बीती जा रही है, लेकिन ताज की खूबसूरती को निहारने का वक्त कहाँ ही मिल पाता है। इतने दिनों बाद मैं यहाँ पाई हूँ। कितना सुकून मिल रहा है यहाँ। ताज के गुंबद के पास यमुना को निहारते मेरे मन में यही चल रहा था। लगभग पौन घंटा यहाँ बिताने के बाद शाम हो चली थी। फंक्शन का टाइम हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा अब चला जाए। इस तरह मैं गाड़ी में बैठकर उस पते के लिए रवाना हो चली। मैडम, यही जगह है क्या? मेरे ड्राइवर ने गाड़ी को एक मोड़ पर रोकते हुए पूछा। अपने पर्स में मोबाइल रखते हुए मैंने उससे कहा, लग तो यही रही है। बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा था, शीरोज, वर्ल्ड्स ओनली कैफे रन बाय एसिड अटैक सर्वाइवर्स। एक हाथ में पर्स और दूसरे हाथ से साड़ी की प्लीट्स को पकड़कर मैं कैफे की सीढ़ी चढ़ने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला ही था कि सामने से मैनेजर अजय मेरी तरफ मुस्कुराते हुए आ रहा था। अरे वेलकम मैम, आइए, आपका ही इंतज़ार हो रहा था। उसने गर्म जोशी से मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। बहुत खूबसूरत जगह है। उस जगह को देखते हुए अचानक ही मेरे मुंह से निकल पड़ा। कैफ़े बहुत सुंदर था। नीले रंग से रंगी दीवारें आंखों को ठंडक दे रही थी। एक किनारे छोटी सी लाइब्रेरी टाइप बनी थी। दूसरी तरफ हैंडीक्राफ्ट का सामान भी रखा था, जिसे कुछ विदेशी लड़के लड़कियां देख रहे थे। अजय ने मुझे भी बाकी के गेस्ट के साथ बिठा दिया। प्रोग्राम शुरू होने में अभी समय था। कैफ़े की सबसे खूबसूरत चीज़ थी वहाँ की ऊर्जा। इतनी पॉजिटिव और नाचती हुई एनर्जीज थी। मन इतना हल्का और शांत महसूस कर रहा था, जिसे शब्दों में क्या ही पिरोया जाए। हर सर्वाइवर का चेहरा उनकी संघर्ष की कहानी बयां कर रहा था, और उनकी खिलखिलाती हंसी उस संघर्ष पर जीत की दास्तां सुना रही थी। मेरे मन में आने लगा कि मैं इनके सामने महिला सशक्तिकरण पर क्या ही बोलूँगी, जो खुद शक्ति का जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने अपनी पॉजिटिव एनर्जी से पूरे कैफ़े को महका रखा है। मन में ये बातें लिए अपने चारों तरफ देखते हुए मैं मंद मुस्कुरा ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज़ आई, दीदी, आप क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत, जो लगभग यही कुछ 50-55 साल की होगी। उसकी मुस्कुराहट उसके हौसले को बयां कर रही थी, और एक लंबे संघर्ष की चमक उसके चेहरे पर थी। इतनी देर से मैं उसे भी तो देख रही थी कि कैसे वो सबके ऑर्डर भाग भाग कर ले रही है।
मैंने उससे कहा ले लूँगी अभी, परेशान मत हो। कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए मैंने उससे पूछा, नाम क्या है आपका? वो बैठते हुए बोली, गीता। मैंने पूछा, यहाँ कब से हो? उसने कहा 2014 से। उससे पहले कहाँ थी? मैंने टेबल पर अपने दोनों हाथों को कोहनी के बल टिकाते हुए पूछा। पहले घरों में काम करती थी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शीरोज़ में चेहरा तो सबका बता ही रहा था कि इनकी ज़िंदगी में विभत्स घटना घटी है, लेकिन साथ ही मन में कई सवाल भी आ रहे थे कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जो बात इस अपराध तक पहुंच गई। एक बार को लगा कि कहीं मेरे कुछ पूछने से गीता के मन के जख्म हरे ना हो जाएं, लेकिन फिर लगा कि नहीं, गीता मजबूत है। उसने विक्टिम बनने के बजाय सर्वाइवर बनना चुना है। इसलिए आखिरकार मैंने उससे पूछ ही लिया कि ये कब हुआ। उसने मुस्कुराते हुए मुझे एकटक देखा, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर बोली, दीदी जी यही कोई 20 बरस हुए होंगे। भरा पूरा परिवार था, सास थी, ननद, देवर, पति सब थे। थोड़ा शर्माते हुए बोली, मैं जब पढ़ रही थी तब ये लोग मुझे देखने आए थे। लड़का पढ़ा लिखा था, सरकारी नौकरी करता था, जैसा भी कर सकते थे मेरे पापा ने किया। शादी में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। ससुराल आकर मैंने अपनी नई जिम्मेदारियां संभाल ली थी। एक लड़की ससुराल में सभी को खुश रखती है, तभी तो वो भी खुद खुश रह पाती है। मैं भी हर दिन सबके मन की करके उन्हें खुश रखने की कोशिश में लगी रहती थी। नई जिंदगी थी, नए लोग थे, घर का काम काज। नए लोगों के बीच में जब काम करते करते थक जाती तो किसी से कुछ कहती भी नहीं थी, क्योंकि सबके सामने मुझे भी तो खुश रहना था। ये बोलकर गीता नजरें नीची करके थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। आगे की कहानी आपको मैं बताती हूँ। मैं मधु, गीता की कहानी की लेखक। दरअसल शादी के ही कुछ दिन बाद जल्द ही सूने आंगन में नन्ही किलकारी की गूंज आने वाली थी। सभी खुश थे और गीता भी बहुत खुश। आखिरकार वो पहली बार माँ जो बनने वाली थी। अब गीता पर काम का इतना बोझ नहीं था। सास और ननद भी घर के कामकाज में हाथ बटा लिया करती थी। अब बेटा तू जल्दी से निपट जा, मेरी हड्डी पसली घर के कामन में साथ ना देवे। सास रोटी बेलते बेलते गीता को बोलती। फिर एक दिन वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। गीता को अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल के डिलीवरी रूम से बाहर निकलते हुए नर्स ने गीता की सास को कहा, बधाई हो अम्मा, लक्ष्मी आई है घर में। हैं? ठीक से देख लो। चलो कोई बात नहीं, घर में एक लड़की भी होनी चाहिए। अपनी बेटी की तरफ देखते हुए सास ने कहा। गीता की बेटी जब तक उसके पेट में थी तब तक तो सब उस पर बड़ा लाड़ प्यार जताते थे, लेकिन बेटी के जन्म के बाद न कोई गीता का ध्यान रखता, न बच्ची को कोई गोदी लेता। खैर, समय शायद सारे जख्म भर देता है। बेटी पैदा होने के कुछ दिन बाद जीवन का पहिया सामान्य गति पर आ गया। 6 महीने भी पूरे नहीं बीत पाए थे कि दूसरे नन्हे मेहमान के आगमन की खबर आ गई। सबके मन में उम्मीदें उछाल पर थीं। घर के आंगन में चटाई पर बैठी स्वेटर बुनते हुए सासू माँ बोली, अब की तो बेटा ही होगा लाली, वंश तो बेटन ते ही चले, अब कितनी तो भगवान ने सुन ली है। दरअसल गीता की सास न जाने कितने मंदिरों में भगवान से लड़के की मन्नतें मांग कर आई थी कि अब की बार लड़का ही चाहिए। इसलिए उन्हें विश्वास था कि लड़का ही होगा। भगवान साथ दे या ना दे, इसलिए अल्लाह के बाशिंदों से भी गीता के हाथ पैर में तरह तरह के गंडे ताबीज़ बनवा दिए थे। गीता मन ही मन घबराने लगी थी कि अगर लड़की हो गई तो
वैसे भी 2 दिन पहले ही उसका पति बच्ची के रोने पर उस पर चिल्ला रहा था, इसको चुप करा नहीं तो मार डालूंगा इसे, हमेशा के लिए चुप हो जाएगी फिर। अब की बार लड़का ही होना चाहिए, नहीं तो तुम माँ बेटी को घर से निकाल दूंगा, मैं बता रहा हूँ। ईश्वर को क्या मंजूर है कोई नहीं जानता। अब की बार क्या होगा वही जानता है। अब की बार सब सांस रोक के बैठे थे। नर्स के बाहर आते ही सभी खड़े हो गए, सवाल भरी नज़रों से उसे देखने लगे। नर्स भी भाप गई कि ये परिवार क्या सुनना चाह रहा है। वो खुश होते हुए बोली, अरे मां जी खुश हो जाइए, दुर्गा मैया आई हैं तुम्हारे घर। सास और ननद खुद औरत होने के बावजूद गीता की इस बेटी के आने से सकते में आ गई और सिर पकड़कर बैठ गई। गीता का पति बिना कुछ कहे पैर पटकते हुए चला गया। गीता हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में अपनी बेटी के साथ अकेले लेटी थी। मतलब कहने को तो वहाँ और लोग भी थे, लेकिन परिवार का कोई नहीं था। वो अपनी बेटी का चेहरा देखती और खुद को दोषी मानती कि ये मैंने क्या कर दिया। गीता की सास दूसरे ही दिन उसकी अस्पताल से छुट्टी करा लाई। अब घर के माहौल में काफ़ी बदलाव आ चुका था। दिन भर गीता को बेटियां पैदा करने के लिए खरी खोटी सुनाई जाती और घर के कामों के लिए ताने पड़ते। सास और ननद दोनों में से कोई भी मदद नहीं करता। दोनों बच्चियां चारपाई पर पड़ी माँ की ममता के लिए बिलखती रहती, भूख से तड़पती रहती थीं। लेकिन पति और सास का सख्त आदेश था कि खबरदार जो काम ख़त्म किए बगैर लड़कियों को दूध पिलाया या गोद में लिया। गीता जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश में लगी रहती और फिर जैसे ही काम ख़त्म होता तो दोनों बच्चियों को खुद से ऐसे चिपका लेती जैसे कोई छीन ले जाएगा। गीता रोज़ रोज़ के तानों से परेशान हो चुकी थी। उसने किसी तरह से बुलावे के लिए मायके बात पहुंचाई। गीता का कोई भाई नहीं था, इसलिए उसे लेने के लिए पापा ही आए। पापा को देखते ही सास खूब चीखी चिल्लाई, खूब ताने दिए, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि माँ तो निपोती है ही, बेटी भी निपोती। दरअसल हमारे समाज के एक संकीर्ण मानसिकता वाले वर्ग में ये शब्द जिसके बेटा ना हो उसे इस गाली समान शब्द से नवाजते हैं। पापा ऐसे लोगों के सामने क्या ही बोलते। वो खुद को ही मन कोस रहे थे कि क्यों मैंने अपनी बेटी को इस घर में ब्याह कर उसका जीवन बर्बाद कर दिया। गीता रोते रोते पापा के साथ दोनों बेटियों को थामे मायके आ गई। कुछ समय बीत गया। गीता के दिल के जख्म भरने लगे थे। मायके में रहकर उसका बदन भी कुछ हफ्तों में भर गया था। बच्चियां खेलती रहती। उन दोनों ने नानी के घर में मानो इतनी रौनक ला दी थी। माँ बेटी बातें करती रहती, कभी कभी बाजार चली जाती। शाम को जब माँ खाना बना रही होती तो गीता बच्चियों को पार्क में घुमाने ले जाती। एक दिन बच्चियों को घुमाकर लौटी ही थी तो देखा विक्रम, गीता का पति, बैठा हुआ पापा से बात कर रहा था। वो गिड़गिड़ाते हुए पापा को बोल रहा था, माँ को बहुत परेशानी हो रही है और मुझे भी, गीता को भेज दीजिए। मुझे नहीं जाना, गोद में छोटी बच्ची को थपकी देकर सुलाते हुए गीता बोली। गीता के पैर छूते हुए विक्रम बोला, अब तुमसे ससुराल में कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं वादा करता हूँ। गीता अपनी सोती हुई बच्ची को बिस्तर पर लिटाने अंदर कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे उसकी माँ आई, बिस्तर पर बैठते हुए बोली, बिटिया इस दुनिया में हम हमेशा बैठे रहने वाले तो हैं नहीं। देखा जाए तो अब घर तो तुम्हारा वही है। जब दामाद जी इतनी मिन्नतें कर रहे हैं, इज्जत से रखने का वादा भी दे रहे हैं, तो देख लो ज़रा जाके। अपने भारतीय समाज का ढांचा ही कुछ ऐसा है। माँ बाप को सुकून भी बेटी को ससुराल भेज कर ही मिलता है।
उन्हें लगता है कि अगर कुछ खराब भी है तो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। गीता अपने पति के साथ ससुराल चली गई। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद सास और ननद का सुबह शाम का गीता के साथ फिर वही कलेश। दिन महीनों में बीतते चले गए। गीता को फिर से अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगा। इस बदलाव को गीता समझ तो गई, लेकिन किसी से जिक्र करने की उसकी इच्छा नहीं हुई। वो खुद को घर में और बच्चियों में व्यस्त रखे रहती। समय के साथ गीता की बढ़ती कोख को देखकर सब जान गए कि घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। उसके पति और सास ने कई जगह टेस्ट कराकर जेंडर पता करवाने की खूब कोशिश की, लेकिन हर तरफ से कानूनन जुर्म की लताड़ ही पड़ी। काफ़ी समय हो चुका था। फिर वही हुआ जिसका गीता को डर था। घर में तीसरी बार भी बेटी ही पैदा हुई। अब सब कुछ बदल चुका था। गीता के ससुराल में उसकी हालत बद से बदतर हो चली थी। आए दिन उसके और उसकी बेटियों के साथ मारपीट होती थी। पति और सास को उन पर हाथ उठाने का बस मौका चाहिए होता था। चलते फिरते गीता और गीता की बच्चियों पर हाथ उठाए जाते थे। कलेश दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और गीता वो सब कुछ सहते हुए बस बेटियों की देखभाल और घर के कामकाज में खुद को झोंके हुए थी, जैसे पता नहीं ये जिम्मेदारियां वो कहीं से लिखवा कर लाई है, जिनको पूरा करना उसका धर्म है। एक दिन की बात है, रात के लगभग 12 बजे होंगे। आज रसोई समेटने में गीता को देर हो गई थी। दिन भर काम की थकान के बाद सोने चली तो देखा विक्रम कहीं नजर नहीं आ रहा है। आंखों में नींद भरी थी, इसलिए जल्दी उसकी आंख लग गई। तभी थोड़ी देर बाद कमरे के बाहर से उसके पति, सास और देवर के फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगी। उसकी आंख खुल गई। वो सोच ही रही थी कि इतनी रात गए क्या हो गया, तभी एकदम से तीनों कमरे में आ गए। सास ने कस के उसके पैर पकड़े और देवर ने हाथ। विक्रम, गीता का पति और उन बच्चियों के बाप ने ढेर सारा एसिड गीता और अपनी तीनों बच्चियों पर उड़ेल दिया। रात के अंधेरे में गीता और उसकी बेटियों की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। पड़ोसी भाग कर आए, बोले क्या हुआ? सास ने कहा, अरे कुछ नहीं, एसिड की बोतल हाथ से टूट गई। पड़ोसियों को माजरा समझ आ चुका था। उन्होंने तुरंत बिना किसी देरी के पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस ने सबसे पहले गीता और उसकी बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया। गीता की 2 बेटियां इस दर्द को सहन नहीं कर पाईं और उसी रात उनकी मौत हो गई। गीता शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से इतने सदमे में चली गई कि कुछ बोल ही नहीं पाई। उस दिन गीता की 2 बेटियां इस दुनिया से अकेली नहीं गई थी। वो अपने साथ एक कमज़ोर, चुप रहने वाली, ताने, मारपीट सब कुछ सहने वाली गीता को भी अपने साथ ले गई थी। उस दिन अपनी तीसरी बेटी के लिए गीता ने एक नया जन्म लिया। समय ने घाव को भरने में वक्त ज़रूर लिया, लेकिन जीवन की दूसरी पारी अब वो बुलंद हौसलों के साथ जिएगी, आत्मनिर्भर होकर जिएगी और जिन पर एसिड अटैक हुए हैं उनको अपनी कहानी बताकर उनको एक नई शुरुआत की उम्मीद देगी। गीता अब सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपनी बेटी और इस समाज के लिए जिएगी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।